इंडिया सिटी लाइव समय हो गया है शाम के 6 बजे का, और शाम 6 बजे खबरों के शिक्षक के साथ हर रोज हम हाजिर हो जाते हैं। तो जुड़िए फेसबुक लाइव से, इंडिया सिटी के फेसबुक लाइव से। मैं मेरे सहयोगी अनुपम भट्टाचार्य, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जदयू के राष्ट्रीय सचिव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, अभिनव कुमार। अभिनव कुमार का बहुत स्वागत है आपका इंडिया सिटी लाइव में। खबरों के शिक्षक के साथ हाजिर हैं, हम तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जो दिन भर की सबसे बड़ी खबर जो है कि सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ। खुशखबरी ये है कि पटना में कोरोना का वैक्सीन पहुंच गया है। 5.5 लाख डोज आज पटना में स्पाइस जेट के विमान से दिन के 1 बजे के लगभग जब उतरा तो पटना में खुशी की लहर दौड़ गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने रिसीव किया डोज को, और वहां से उसे एनएमसीएच के लिए भेज दिया गया। 46 बड़े कार्टून में ये डोज आया, कोरोना का वैक्सीन आया, और इसका वजन 2000, अब वजन की बात नहीं करेंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में कोरोना का वैक्सीन आ गया, और बिहार में कोरोना का जंग जीतने के लिए बिहार को हथियार मिल गया। कितनी बड़ी खुशखबरी। अनुपम जी आप बताएं इसको। जी, आज दर्शकों को पहले विश कर दें कि आज विवेकानंद जी की जयंती भी है, तो विवेकानंद जी की जयंती के साथ एक खुशखबरी मिल रही है दर्शकों को कि कोरोना का वैक्सीन पटना में आ चुका है, पहला खेपा उतर चुका है, और अभी वैक्सीन देने के लिए सरकार की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। पहले ही हम लोग इसकी सूचित कर दिए थे कल दर्शकों को, और आज वैक्सीन भी आ गया, और 16 जनवरी से टीके भी लगना शुरू हो जाएंगे। रवि जी चलिए, अभिनव जी चूंकि हमारे साथ हैं, सत्ताधारी दल के सचिव भी हैं यहाँ पर, और चूंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की है कि समय पर वैक्सीन मिल गया और उसकी पूरी तैयारी पहले से है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सरकार वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जितनी भी जरूरी तैयारी होनी चाहिए थी पूरी कर ली गई है। तो पहले जो फ्रंटलाइन कार्यकर्ता थे, उसके पहले जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनको वैक्सीन देना है। तो कितनी तैयारी है, सरकार कितनी तरह से तैयार है, अभिनव जी जरा बताएं। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है, पुख्ता इंतजाम किया है। इसके लिए पहले से सारा वर्कआउट करके इसके लिए एनएमसीएच में इसका स्टोरेज बनाया है। इसका जो टेम्परेचर कोल्ड चेन है वो सारा उसको मैनेज कर दिया गया है कि उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। और सबसे पहले दूसरी खेप भी पहुंच रही है, दूसरी खेप भी कल आने वाली है, वो भी 5 लाख कल आएगी दूसरे विमान से, और कुल मिला के 10.5 लाख अभी आएगी। और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, जिसका 4.5 लाख का करीब करीब सूची बन चुका है। हाँ, 4.5 लाख का सूची बन चुका है। इसके बाद जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है कोरोना से, जैसे स्वास्थ्य कर्मी हो गए, पुलिस हो गया, जो फ्रंट लाइन है, उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और फिर धीरे धीरे सब तमाम लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल सबसे बड़ी है कि जो आम लोग हैं, आम लोग की बेचैनी बढ़ रही है, आम लोग को कब तक ये वैक्सीन मिल सकेगा? सबको मिलेगी, इस मतलब जल्दी सबको दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले फ्रंट में जो है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उनको दिया जाएगा। लेकिन इसमें सीधे चूंकि केंद्र सरकार का ये गाइडलाइन है कि पहले चरण में उन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है, जो हेल्थ वर्कर हैं, उसके बाद जो फ्रंट लाइन कार्यकर्ता हैं, उसके बाद जो 27 करोड़ लोग, चूंकि केंद्र सरकार ये कहती है कि पहले 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो वो पहले 27 करोड़ लोग जो हैं, जो 50 की उम्र को पार कर गए हैं और जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को, और उसी की शुरुआत पटना में भी होने जा रही है। तो बिहार में 4 लाख 4.5 लाख लोगों का चयन हुआ है, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको दिया जाएगा। उसके बाद फिर जब केंद्र सरकार का गाइडलाइन आएगा, मेरे समझ में यही है। और साथ में हम लोग दर्शकों को बता दें कि ये जो वैक्सीनेशन होगा, ये सरकार की तरफ से होगा, फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। और सरकार इसके लिए जो वैक्सीन कंपनी है उसको पर डोज 200 रुपए देगी। ये तो ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक बात भी है। नरेंद्र मोदी कल ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की ओर से ये बात आई है कि ये सबको मुफ्त में शायद नहीं मिल पाए। तो बिहार में तो बीजेपी ने एक वादा किया है कि बिहार में लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगा। आपको लगता है मुफ्त में मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। ये तो अपने मैनिफेस्टो में भी था, जिसमें चुनाव चल रहा था, चुनावी चर्चा चल रही थी, उसमें मैनिफेस्टो में भी था कि हम लोग फ्री में देंगे। अन्य राज्यों से भी ये डिमांड उठी थी, जब बिहार में इलेक्शन है तो फ्री में बांटेंगे तो और राज्य में क्यों नहीं।
तो वहाँ भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि फ्री में सबको वैक्सीनेशन दिया जाए। तो चलिए, फ्री में वैक्सीनेशन होगा और बिहार में पहली खेप पहुंच गई है कोरोना वैक्सीन का। 5.5 लाख का डोज आज आया है और कल भी, जैसा बताया जा रहा है, अभिनव जी ने भी बताया कि कल भी एक खेप आने वाली है। तो इस तरह से बिहार पूरी तरह से तैयार है वैक्सीनेशन के लिए। तो कोरोना का वैक्सीन आ गया, कोरोना से जंग लड़ने के लिए बिहार को एक बड़ा हथियार मिल गया है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब धीरे धीरे ये कोरोना अब यहाँ से भागेगा। इस खबर के साथ, चूंकि मैंने उस खबर को सबसे आखिर में रखा था, लेकिन चूंकि उससे जुड़ी हुई बात है, मैं आपको बताते चलूं, अभिनव जी को भी और आप अनुपम भट्टाचार्य को, कि 344 नए केस बिहार में कोरोना के आज भी मिले हैं। कोरोना से डरने की जरूरत है, कोरोना अभी गया नहीं है और वैक्सीन आम लोगों तक आने में बहुत देर हो जाएगी। तो जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाता, जब तक जितनी लोगों को जरूरत है उनको वैक्सीन नहीं मिल जाता, तब तक कोरोना के लिए जो जरूरी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन करिए। मास्क पहनिए, हाथों को धोइए, सैनिटाइज करिए और 2 गज की दूरी बनाए। 2 गज की दूरी तो रखे ही, गैर जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर भी मत निकलिए। ये कोरोना अभी गया नहीं है। 344 केस बिहार में आज मिले हैं। हालांकि बिहार में यह दर तेजी से घटा है और बिहार अब एक तरह से सुरक्षित जोन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन राजधानी पटना में आज 135 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। तो कहना नहीं होगा कि कोरोना गया नहीं है। कोरोना का वैक्सीन तो आ गया, लेकिन कोरोना को भागने में अभी देर है, कोरोना से लड़ने की जरूरत है। तो जरूरी गाइडलाइन है जो उसका पालन करें। अभिनव जी, आपको लगता है कि अभी तैयारी तो हो गई है, कोरोना वैक्सीन तो आ गया, लेकिन जिस तरह से लोग आदेश होके घूम रहे हैं वो ठीक नहीं है? नहीं, इसमें तो सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है। अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुई और वैक्सीनेशन भी अभी सब लोगों को तुरंत में तो मिलेगा नहीं। तो निसंदेह इसमें पूरी तरह सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल। इसके अलावा मास्क जरूर लगाइए, कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जो प्रोटोकॉल है उसको जरूर पालन कीजिए। और सबसे अच्छी बात है बिहार में क्यों यहाँ पे सबसे रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी खबर है। और कोरोना का एक्टिव केस भी जो है 5,500 था, वो अब घट के 4200 हो गया, 4200 हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे कोरोना का असर यहाँ कम हो रहा है, पर कोरोना से डरने की जरूरत है। अभी गाइडलाइन का पालन करिए। जैसे वैक्सीन आ जाएगा, पूरी जनता को जब मिलने लगेगा तो अपने आप कोरोना भागेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वो भी डराने वाली खबर है, क्योंकि कोरोना का संकट अभी गया नहीं है और पटना में भी बर्ड फ्लू की दस्तक है। हम सीधे इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन पटना में वाटर बोर्ड के कैंपस में आज कई कौवों की मरे हुए कौवे पाए गए। तो कौवों के मरने के बाद वाटर बोर्ड के ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पशुपालन विभाग को सूचना दी और जांच अधिकारी देर तक नहीं आए। तो उसके बाद से एक हड़कंप सी है। लोग ये समझ रहे हैं कि पटना में भी बर्ड फ्लू की दस्तक है। तो चिकन की दुकानें जो खुलेआम बिक रहे हैं, मुर्गा और ये इत्यादि, जो लोग इस तरह का पक्षियों का वो करके मांस भक्षण कर रहे हैं, उनको बचने की जरूरत है। बर्ड फ्लू की दस्तक इसको कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि भोपाल में, क्षमा करें, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और दूसरे राज्यों में कौवों के मरने के बाद जांच की गई और बर्ड फ्लू 10 राज्यों में अभी तक पॉजिटिव पाया चुका है बर्ड फ्लू का, और बिहार में भी दस्तक की बात कही जाई है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों लेकिन मरे हुए कौवे पाए सावधानी बरतनी जरूरी है। जैसे कोरोना के लिए सावधान बरत रहे हैं, वैसे बर्ड फ्लू में भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने जो पेट्स हैं, जो आपने अगर घर में पक्षियों को पाल रखा है तो उनको सुरक्षित करें, उनको भी सैनिटाइज करें और जो साफ सुथरी जगह पर उनको रखें। ये जो जरूरी गाइडलाइन बर्ड फ्लू के लिए भी, उसका भी पालन करें। क्योंकि पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक ये है कि कौवों की मौत, उसके एक कह सकते हैं, लोग दहशत में है, हड़कंप है। लेकिन कई बार, चूंकि मैं यहाँ एसकेपुरी पार्क के पास में कई बार मैं घूमते हुए कौवों के, आप देखेंगे कि मरे हुए कौवे पाए जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि मोबाइल के टावर में जो रेडिएशन होता है उसके कारण भी पक्षियों की मौत हो रही है। लेकिन अभी जो चूंकि पूरे देश में हड़कंप है बर्ड फ्लू को लेकर, और पटना में अगर मरे हुए कौवे पाए गए हैं, तो इससे भी डरने की जरूरत है, उसकी गाइडलाइन को। अभिनव जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मोबाइल का रेडिएशन तो हर समय होती है, तो इसलिए वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। और बहुत सारे राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी बिहार में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सावधानी तो बिल्कुल रखने की जरूरत है।
तो चलिए, ये खबर थी आज। ये दो बड़ी खबरें, एक कोरोना से जुड़ी हुई और दूसरी बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई। तीसरी खबर की ओर बढ़ते रवि जी, हैं। कोरोना का ही लेके हम लोग एक खबर और सूचित करते हैं कि मिलर हाई स्कूल में एक टीचर पॉजिटिव पाए गए हैं। ओह। तो स्कूल जो खुली है रवि जी, ये बड़ी सरकार का घटना जो है। फैसला 4 जनवरी से, और अब तो 18 जनवरी से छोटे बच्चों को भी स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है। सरकार उसके लिए भी गाइडलाइन जारी करेगी। लेकिन कोचिंग स्कूल और जो है ये स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी के हैं वो खुल चुके हैं, तो इससे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल। जबकि मिलर स्कूल में जब एक शिक्षक कोरोना के केमिस्ट्री के जो टीचर थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अभी टीचरों में अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई ये चाह रहा है कि सबसे पहले उनका जांच किया जाए और उनको नेगेटिव किया जाए। बिल्कुल 9वीं से तो 12वीं तक के टीचर गए बच्चों हैं, को जो स्कूल भी भेजने स्टूडेंट की गए तैयारी हुए हो रही है। हैं, बच्चे उनमें स्कूल अफरा जा तफरी रहे की हैं, और इस तरह से अगर शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए इसमें भी डरने की जरूरत है। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो बच्चों को घर पर ही रखें और उनको ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसी को जारी रखा जाए, ऐसा अभिभावक भी मानते हैं। और कई अभिभावक तो प्रिंसिपल से बात किया गया तो उनका भी कहना था, क्योंकि बहुत सारे अभी टेस्ट होने हैं और मतलब जो परीक्षा है उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो होने हैं, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स को लेकिन आना ही अभिनव जी, पड़ेगा। सरकार ने ये जो फैसला लिया, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने जो ये फैसला लिया कि सीनियर स्कूल को खोल दिया जाए, कोचिंग संस्थान को खोल दिया जाए, क्या कोई मजबूरी थी, क्या कोई दबाव था, या सरकार ने सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा का काम भी ठीक ठाक से चल उसके लिए किया? क्या किया, ये कैसे हुआ? नहीं, कोई दबाव नहीं था। बहुत दिनों से सारी चीज बंद पड़ी थी, तो जो मतलब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, जो इसका पैरामीटर है पूरा सैनिटाइज करके चालू करने का जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए करने का कोशिश किया गया। अगर कहीं ना कहीं सरकार का यहाँ पे ये सोच, मतलब खोलने का जो समय था वो कहीं ना कहीं हो सकता था कि वैक्सीनेशन के बाद खुलता तो अच्छा रहता, क्योंकि मुंगेर में अभी 25 बच्चे पॉजिटिव पाए गए, टीचर भी पॉजिटिव पाए गए। आज पटना में मिलर हाई स्कूल में टीचर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इस तरह का टीचर और स्टूडेंट पॉजिटिव हो जा रहे हैं और खुलने के बाद एक फिर अगर डर का माहौल बन जाता है तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई होगी, तभी ऐसा केस हुआ है। तो आगे संज्ञान में लेते हुए सारे स्कूल कोचिंग संस्थान जो है पूरी सावधानी बरते, और अगर ऐसा केस बढ़ेगा तो जरूर सरकार इस पे सोचेगी और दोबारा इस पे बंद करने के विचार किया जा सकता है। क्योंकि 9% से ज्यादा बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूलों में भी उपस्थिति बहुत कम है, अभिभावक डर रहे हैं, और निश्चित रूप से कोरोना से अभी डरने की जरूरत है। वैक्सीन आने में भी बहुत देरी है। अभी तो केवल फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को और स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीन दिया जा रहा है, आम जनता तक पहुंचने में बहुत देरी होगी। इसलिए कोरोना से डरने की जरूरत है। इसी खबर के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल खबर जो है वो कांग्रेस से आया है। सदाकत आश्रम में जमकर जूतम पैजार हुआ, जमकर मारपीट हुई, कुर्सियां चली, लात घूसे चले। लेकिन ये सब क्यों हुआ? कल से भक्त चरण दास कांग्रेस के बिहार प्रभारी पटना में है। भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए आए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे और कांग्रेस अच्छा कर पाए इसके लिए वो प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत तो गर्मजोशी से किया, लेकिन सदाकत आश्रम में जैसे ही भक्त चरण दास पहुंचे, वहां पर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने, बाबूलाल सिंह और संजीव टोनी ने जमकर हंगामा किया। और कल हंगामा के बाद किसी तरह से बातचीत को संभाल लिया गया। लेकिन आज जब दूसरे चरण की बैठक चल रही थी तो बोलने के लिए, मीटिंग में अपना भाषण देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए कई नेता खड़े हो गए और फिर आपस में जमकर लात घूसे चले, कुर्सियां चली, मारपीट हुई। और उसके बाद भक्त चरण दास ने कहा कि ये तो आम बात है। अब ये कैसा बयान है भक्त चरण दास का? वो कहते हैं कि पार्टी कार्यालयों में मीटिंग के दौरान मारपीट और ऐसी चीजें आम बात है। क्या सचमुच में अभिनव जी, आप तो एक बहुत बड़ी पार्टी के सचिव रहे, आपको लगता है कि पार्टी में इस तरह से आम बात है मारपीट और जूता पैसा? नहीं, ये निसंदेह गलत बात है। ये बिल्कुल अनुशासनहीनता का ये परिचय दे रहे हैं। और कांग्रेस जो सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं से तो ऐसा अपेक्षित नहीं है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं अंदरूनी कला और गुटबाजी दिखती है। बिल्कुल कांग्रेस कलह से जूझ रहा है और हर बार ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस के कार्यालय में इस तरह की मारपीट आम बात हो गई है। अभिनव, ये अनुपम जी, पिछले दिनों भी आपने देखा, टिकट बंटवारे के समय भी कांग्रेस के ऑफिस में जम के मारपीट हुआ। फिर इलेक्शन में जब ये समीक्षा होने लगी उस समय भी जमकर बवाल हुआ। क्या कांग्रेस की नियति बन गई? कांग्रेस अब सुधरने वाला नहीं?
खासकर रवि जी ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जब कांग्रेस ने डिसीजन लिया था कि 15 तारीख को वो एक रैली करने वाले हैं किसान के ऊपर, और कि ये बातचीत को जब अपने मतलब ये कर रहे थे भक्त चरण दास जी, तब मारपीट शुरू हुई। तो इससे मैसेज और ये जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भक्त चरण दास को नेता मानने के लिए शायद बिल्कुल, पार्टी में बिल्कुल, कोई तैयार इसी नहीं बात पे मैं आ क्योंकि रहा था। शक्ति सिंह गोहिल जो पिछले प्रभारी थे, बिहार प्रभारी, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कल संजीव टोनी और बाबूलाल सिंह ने जो हंगामा किया, उनका यही कहना था कि शक्ति सिंह गोहिल ने जो काम किया है उस पर आप एक रिपोर्ट जारी करें। बिल्कुल। कांग्रेस का ये अंतरकलह आपको लगता है खत्म हो जाए, कांग्रेस ही खत्म हो जाए? अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कि ये खत्म होने को है, क्योंकि पार्टी अभी तक अनुशासन हीनता की शिकार हो रही है। ठीक है, और कोई बड़े नेता इस पे नहीं उभर के आ रहे जो पूरी पार्टी को बिल्कुल। लेके चल सके। अंदरूनी गुटबाजी जो सीनियर नेता है उसके, वो आपस में ही उन सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। बिल्कुल। कांग्रेस इसी का परिणाम है कि उसके कार्यकर्ता एक दूसरे से हाल में जबकि नहीं, बीजेपी मैं की तरफ से भी अनुभव कमेंट आया। अभिनव जी के उस बयान से मैं बहुत ही वो रखता हूं कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सबको एक लेके चल सके, सबको संभाल सके। नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल कमी है। यहाँ पे अनुभव जी एक चीज और पूछना चाहेंगे कि हाल में जो कमेंट्स आ रहे थे, आपके दल से भी आया, बीजेपी के दल से भी आया कि कांग्रेस टूटने वाली है और 11 विधायक या तो जेडीयू या तो बीजेपी में शामिल होने वाले, ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये जब ये सारी पार्टियां अपनी अपनी बात बोलती है, ठीक है, अभी श्याम रजक भी बोले थे 17 विधायक जा रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी बोले थे कि पूरी आरजेडी पार्टी को ही चाहे तो मर्ज करवा सकते हैं। तो ये सब बातें चलती रहती है राजनीतिक गलियारों में, तो इस पे इसकी कोई मतलब गुंजाइश अभी तो फिलहाल नहीं है। इस राजनीतिक बात के साथ एक और राजनीतिक बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। खबर बड़ी है, जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जगदानंद सिंह एक सीनियर पॉलिटिशियन है। जगदानंद सिंह सौम्य व्यक्तित्व वाले और समझदार व्यक्तित्व वाले माने जाते रहे। जगदानंद सिंह का एक अपना कद है, लेकिन आज जगदानंद सिंह ने जिस तरह का बयान दिया उस पर राजनीतिक गलियारे में बवाल मचा है। लोग कह रहे हैं कि ये कैसा बयान है, एक सीनियर पॉलिटिशियन का इस तरह का बयान, ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कल भूपेंद्र यादव ने कहा था कि राजद खरमास के बाद, ये 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव ने कहा था कि राजद टूट जाएगा, राजद में टूट होगी। उसके बाद जेडीयू के बड़े नेता, कद्दावर नेता ललन सिंह ने कहा कि अगर भूपेंद्र यादव चाहें तो राजद का बीजेपी में विलय हो जाएगा। बवाल इसी बात पर थी। आज जब जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सीनियर लीडर है राजद के, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या सचमुच आपकी पार्टी टूट जाएगी, तो क्या उनसे ये पूछा गया कि आपकी पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा, तो जगदानंद सिंह ने कहा कि हर भौंकने वाले की बात की जवाब हम नहीं देते। क्या उम्मीद कर सकते हैं जगदानंद सिंह जैसे सीनियर लीडर से इस तरह का बयान? देखिए, जगदा बाबू काफी सीनियर नेता हैं, ठीक है, हम लोगों के अभिभावक भी हैं, हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उनके जैसे इतनी मतलब सीनियर लीडर से हम लोग ऐसे भाषा की अपेक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल, लालू यादव की लेकिन ये तो उस पार्टी की भाषा रही है, बहुत लोग ऐसे भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन कम से कम उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि अपनी मतलब शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना। ये तो गलत है। अनुपम जी देखिए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में इस तरह का माने बयान देने वाले तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग बयान देते हैं, लेकिन ये माना जाता रहा है कि जगदानंद सिंह बहुत सीनियर हैं और बहुत समझदार हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व है और बहुत शांत भाव से वो अपनी बातें कहते हैं और पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। उस पार्टी में अगर कोई एक बहुत अच्छा नेता कोई है तो कह सकते हैं जगदानंद सिंह। लेकिन आज का बयान जगदानंद सिंह का, आपको लगता है ये उनके व्यक्तित्व के हिसाब से ठीक ठाक है? यहाँ पे रवि जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आज नीरज जी भी ललन जी के बात को समर्थन किए हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी में बौखलाहट है, कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और कहीं ना कहीं तो इसका असर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ये रिएक्शन हो जगदानंद सिंह का, वो रिएक्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया है राजद में, लेकिन उनसे ये अपेक्षा नहीं थी, जगदानंद सिंह से ये अपेक्षा नहीं थी, इसीलिए इस पर चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि जगदानंद सिंह किसी को भौंकने वाली बात कहें, ये इससे उम्मीद नहीं थी कि जगदानंद सिंह ऐसी बात करेंगे। लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा है, जेडीयू की तरफ से दो बड़े नेताओं ने, एक नीरज सिंह ने और कल तो ललन सिंह ने, दोनों ने कहा
कहा कि राजद में टूट होगी और पूरी की पूरी राजद उसका विलय बीजेपी में हो जाएगा ऐसा। लेकिन इसके पीछे भी कहानी दूसरी है। बीजेपी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे लेकर जेडीयू में नाराजगी है। आपको लगता है जेडीयू में नाराजगी है या दोनों दलों के बीच कोई खटास चल रहा है? देखिए, थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन अभी सामंजस्य बना हुआ है। बीच में थोड़ी सी खटास हुई थी अरुणाचल प्रदेश की घटना से, लेकिन वो भी मतलब उनको बता दिया गया। उन्होंने भी कहा है कि आगे से गठबंधन धर्म का में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो ये गठबंधन धर्म का पालन हमेशा से होना चाहिए और आगे भी होगा, इसका पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। ये आश्वासन उन्होंने दिया है। ये थे जदयू के सचिव हमारे साथ अभिनव जी। अभिनव जी कह रहे हैं कि दोनों दलों में कोई खटास नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये सरकार 5 साल तक काम करेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो काम पर लग जाए। तो ये थी आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर। जगदानंद सिंह के बयान पर राजनीतिक उबाल, राजनीतिक गर्मी जो बढ़ी है उस पर आगे भी कुछ होने वाला है। कल भी इस खबर पर हम लोग बने रहेंगे। चर्चा यही होगी कि क्या राजद टूट जाएगी, क्या जदयू राजद को तोड़ देगा, क्या जदयू कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है या बीजेपी ही दोनों दलों को तोड़ देगी। ये बहुत दिलचस्प मोड़ पे है बिहार की राजनीति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सबसे बड़ी खबर, हर रोज इस सवाल पर हम लोग चर्चा करते ही हैं कि बिहार में अपराध और अपराधी बेखौफ हो गए हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, कानून का राज खत्म होता हुआ सा दिख रहा है। क्या नीतीश कुमार का कंट्रोल शासन व्यवस्था पर नहीं रहा? क्या पुलिस व्यवस्था पर नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं था? दो बड़ी खबरें, आज की दो बड़ी खबरों की तरफ हम आपको बता दें कि बिहार को शर्मसार करने वाली दो बड़ी खबरें हुई। एक तो मोतिहारी के सिकहरना में एक स्कूल के डायरेक्टर ने 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप किया और ये घटना 2 सालों से वो इसको अंजाम देता रहा है। आज एक मैसेज वायरल हो गया और उसके बाद मोतिहारी के उस स्कूल में जमकर हंगामा हुआ, लोगों ने तोड़फोड़ किया, मारपीट हुई। पुलिस अब उस आदिफ खान को, जो आरोपी है, उसको खोज रही है, तलाश रही है। अब तक उसकी पकड़ा नहीं गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी बड़ी घटना इससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाली है, जो मधुबनी के बाबू बरही की है। बाबू बरही में एक ऐसी लड़की जो मूक है, जो बधिर है, जो न सुन सकती है न बोल सकती है, ऐसी नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और रेप के बाद क्योंकि वो किसी को पहचान न ले, आरोपी ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी उस हैवान ने। और तब तक पुलिस को जब तक ये सूचना मिली, पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ये बार बार यही होता है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आज इसके साथ 2 घटनाएं और घटी है। मैं वही कह रहा था, मैं सबसे बड़ी बात कि जदयू के कद्दावर नेता कभी रहे, अब तो वो लोजपा में चले गए थे, सुनील पांडे, जो तरारी विधानसभा के विधायक भी रहे थे, कई बार से 4 बार वो विधायक रहे और उनको एक बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता रहा है। बिहार में उनकी एक दबंग नेता के रूप में पहचान रही है और ऐसा माना जाता रहा है कि जहां भी जितने भी बिहार में बैड एलिमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके सरगना के तौर पर उनको माना जाता रहा है। लेकिन आज उनको ही अपराधियों ने उनको धमकी दी है, फोन पर उनको जान से मारने की धमकी दी है और उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। ये एक बड़ी घटना है। बिहार में कह सकते हैं कानून का राज क्या खत्म हो रहा है, जब एक पूर्व विधायक को, एक बाहुबली विधायक को फोन करके उससे 50 लाख रुपए मांगे जाते हैं। लड़कियों के साथ दुष्कर्म और उनके अबदाई, छोटी बच्ची की आंखें फोड़ दी गई और लड़कियों के साथ हैवानियत बढ़ रही है इस राज्य में। अभिनव जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्या कानून का राज खत्म हो गया बिहार में? देखिए, ऐसा नहीं है। क्राइम तो हर जगह होती है, लेकिन उस क्राइम के बाद उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है वो मैटर करता है कि वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, आरोपी को सजा हो रही है या नहीं। और जहां तक क्राइम कंट्रोल की बात है तो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अभी हाल फिलहाल में ही 2 बार हाई लेवल की मीटिंग की है पुलिस भवन में सीनियर आला अधिकारियों के साथ, और साफ उनका निर्देश है जो थानेदार क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उनको चलता कर दिया जाए। ठीक, और उनका लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा विश्वास है कि जब तक ये सुचारू रूप से नहीं चलेगी तब तक वो हमेशा अपना दिशा निर्देश देते रहेंगे आला अधिकारियों को, और जो सक्षम नहीं हुए क्राइम कंट्रोल करने में उनको जरूर चलता कर दिया जाएगा। और जहां तक ये सब जो घटनाएं हुई है, मैं इसकी तीखी भर्त्सना करता हूं। ये ऐसा हमारे समाज में बिल्कुल
नहीं होना चाहिए। और गुरु तो पूजनीय होते हैं, उनसे तो बिल्कुल ऐसी अब अपेक्षा बताइए, नहीं होनी शिक्षक चाहिए। अब एक शिक्षक अपने छात्रा से ऐसा कर रहे हैं 8वीं तो क्लास काफी की निंदनीय है ये। जब वो बच्ची 8वीं क्लास की थी तब से ये घटना को अंजाम देते रहा। ये 2 तो- सालों तक एक लड़की को जान से मारने की धमकी देकर और उसके साथ रेप करना और फिर ये तो- मैसेज वायरल करना, ये बहुत ये बड़ा तो बहुत जघन्य अपराध है। उसको जो बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अनुपम जी, लगातार कल भी सरेआम गोलीबारी हुई थी पटना के रामकृष्ण नगर में, 2 लोगों को गोली मार दी गई, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती थे। मनेर में सरेआम गोली चली, आज 2 लड़कियों के साथ जबरदस्ती हुई और 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। और देखिए कि बाहुबली सुनील पांडे से रंगदारी मांगी गई। कानून का राज तो इसको नहीं कहते। रवि जी, यहाँ पे मैं और विक्षेप में जाना चाहता हूँ कि विक्रम में आज एक महिला से 48,000 रुपए लूट लिए गए। जो बाइक सवार है, बाइक सवार उन्होंने लूट लिया। इसके साथ साथ ही एक ज्वेलरी शॉप में करीब 14 लाख के फिर से लूट हुई है। हत्या, लूट, बिल्कुल। रंगदारी। बिल्कुल। इससे तो यही लग रहा है कि जो नीतीश कुमार का जो पकड़ था वो कहीं ना कहीं ढीला हो गया। लेकिन अभिनव जी कह रहे हैं कि सरकार उसके लिए मुस्तैद है, सरकार काम कर रही है और जो भी अपराधी है उनको पकड़ा जाएगा। ये कहना तो सही है कि उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है पुलिस कर्मियों के साथ और उन्होंने सख्त हिदायत दी है, लेकिन सख्त हिदायत देने के बाद भी एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं और लगातार हम जैसे मतलब लगातार बात कर रहे हैं तो लगातार घटनाएं घटती जा रही है और लूट की और जो मारपीट की, जो हत्या की, जो और डेली रेट जो मैंने पहले ही बताया था 9 लोगों की हत्या प्रति दिन का रेट चल रहा है बिहार में। तो जो दावा ये नीतीश कुमार की सरकार पहले से करती रही, बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों की, माने ये एनडीए की सरकार लगातार कहती रही, लालू यादव पर ये आरोप लगता रहा कि जंगल राज उन्होंने कायम किया था, तो तेजस्वी यादव ने और राबड़ी देवी ने अब पलटवार किया है और वो कह रही हैं कि ये महाजंगल राज है। अभिनव जी, ये महाजंगल राज के बयान को आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, जो जंगल राज के करता धरता है वही अगर ऐसी बातें कर रहे तो उनसे तो इसका जवाब देने के लिए हम जरूरी नहीं समझते। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है क्या? ये है क्या कुछ क्राइम इधर में बढ़ोतरी हुई है, उस पर पूरा विचार किया जा रहा है कहीं, और आला अधिकारियों से सख्त हिदायत है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, जो भी गुनाहगार हो उसको सख्त से सख्त सजा हो और उचित कार्रवाई हो। और लेकिन कार्रवाई में कहीं ना कहीं कमी लग रही है क्योंकि ये जो बिल्कुल, व्यापारियों में एक डर का माहौल फिर से पनप रहा है, जो किडनैपिंग का माहौल पनप रहा है और लूटमार का, नहीं, शराब के कारोबारी एक्टिव हैं, शराब भी पकड़े जा रहे हैं राज्य में, बालू उत्खनन अवैध रूप से हो रहे हैं, जो भी अपराध हो सकते हैं वो सब हो रहे हैं। सरकार की पकड़ थोड़ी ढीली जरूर दिख रही है। अब नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको चेता रहे हैं। दबाव है किसी का ये नीतीश सरकार बीजेपी के दबाव में ये हो रहा है क्या? ये बार बार हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये गंभीर आरोप है। अनुभव जी इसका जवाब देंगे, ये गंभीर आरोप है। नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो दबाव में कोई काम नहीं करते। बिल्कुल, वो कुर्सी छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन दबाव में कोई काम नहीं करेंगे। और वो शुरू से उनका ध्येय रहा न्याय के साथ विकास। इसमें वो कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और जहां तक क्राइम की बात है, जब चुनाव होती है, सरकार बदलती है, तो थोड़ी बहुत इसमें इजाफा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे उस पर पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है, जल्द से जल्द इस पे काबू में किया जाए। चलिए, तो अपराध पे काबू पा लेगी सरकार, ये अभी लगता तो नहीं, लेकिन सरकार की अगर चिंता है तो इस पे उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जल्द ही कानून का राज कायम करेगी। बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की ओर, लेकिन उसके पहले एक श्रद्धांजलि। गणेश शंकर विद्यार्थी सीपीएम के पुराने नेता, 94 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। नवादा से विधायक भी रहे गणेश शंकर विद्यार्थी, एक जानकार, एक विद्वान और कह सकते हैं गरीबों के नेता, किसानों के नेता के तौर पर उनकी एक बड़ी पहचान थी। कामरेड गणेश शंकर विद्यार्थी सीपीएम के नेता जो नवादा से पूर्व विधायक थे, आज उनका निधन हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना जताई और कहा कि बिहार ने एक अच्छा नेता खो दिया। उसके साथ
शोक की लहर दौड़ गई और हर वर्ग के लोगों ने गणेश शंकर विद्यार्थी के निधन पर दुख जताया। खासतौर पे गरीब लोग, किसान लोग और गणेश शंकर विद्यार्थी केवल एक नेता ही नहीं थे, सीपीएम के एक विधायक ही नहीं थे, वो एक बड़े विद्वान थे, वो साहित्यकार थे, साहित्य में उनकी अच्छी रुचि थी और वो ऐसे कार्यक्रमों में बार बार हिस्सा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और सांस्कृतिक कर्मियों से उनका बहुत लगाव था। आज 94 साल की उम्र में गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन हो गया। उस पर मुख्यमंत्री समेत पूरे राज्य ने शोक संवेदना जताई है और पूरे राज्य में शोक की लहर है। इस खबर के साथ हम बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर कि सर्द हवाओं ने पटना के मौसम का मिजाज बदल दिया है। कल जब गर्मी थी हम लोग महसूस कर रहे थे कि कल थोड़ी गर्मी लग रही थी, बिल्कुल, लेकिन आज जब हम अपने दफ्तर में आए हैं तो आज दिन भर कपकपी जैसी लग रही है और जब बाहर जो लोग निकल रहे हैं उनकी हालत तो खराब है। ठंडी सर्द हवाएं चल रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मौसम विभाग की मिली जानकारी के अनुसार की है हिमालय की तराई में और खासतौर पे नेपाल की तराई की तरफ से चलने वाली सर्द हवाओं ने मैदानी इलाके की ठंडक बढ़ा दी है और मौसम विभाग ऐसा कहता है। हालांकि अब ये कोल्ड वेव का अंदेशा तो नहीं, कोल्ड वेव का अंदेशा है, लेकिन अभी जो है वो कोल्ड वेव नहीं है। लेकिन 2 दिनों में 3 डिग्री से तेजी से पारा गिरा और आज पटना का जो दिन भर में आखिर समय में 5:30 बजे जो मौसम वो था, तापमान था वो 7 डिग्री सेल्सियस था, न्यूनतम तापमान। ये रात में और घटेगा और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 3 दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी और ठंड और बढ़ेगी। तो दर्शकों को कह दें कि ऑलरेडी कोरोना का कहर चल रहा है, लेकिन दूसरे जिलों से जो सूचना मिली है या पश्चिम की तरफ से, आप देखिए बक्सर से फिर आरा में आज बादल छाए रहे और सर्द हवाएं लोगों को परेशान करती रही और ये धीरे धीरे पटना की ओर बढ़ा। तो कहना नहीं होगा कि हिमालय की तरफ से चलने वाली, पश्चिम की तरफ से चलने वाली सर्द हवाओं ने मैदानी इलाके की ठंडक बढ़ाई है और ये ठंडक और तेजी से बढ़ने वाली है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो तो देखना दिलचस्प होगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन आम जनता से ये 19 डिग्री रहा, न्यूनतम जो तापमान है वो करीब 7 से 8 डिग्री। बिल्कुल, ये तापमान में तेजी से आप कह सकते हैं गिरावट आई है और कल भी तापमान में गिरावट रहेगी ऐसा उम्मीद है, ऐसा मौसम विभाग का अंदेशा है। तो लोगों को तैयार रहना चाहिए। आम लोग अपने आप को बचाएं, खासतौर पे बुजुर्गों को, बच्चों को बचाने की जरूरत है। सरकार ने यह दावा किया है कि 48 जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था हुई है। रैन बसेरा जो भी है उनको ठीक किया जा रहा है। रैन बसेरे में लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है, सब इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन ये अचानक सर्दी बढ़ी है अभिनव जी, ये हम सब आम जनता इसको महसूस कर रहा है। आपको लगता है आज थोड़ी ज्यादा ठंड है? अभी थोड़ा आज सुबह से कनकनी बढ़ी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी किया था 2-3 दिनों में ठंड बढ़ेगी और अभी 2-3 दिन आगे रहेगी भी, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। बड़े बुजुर्गों और बच्चों को बचाने की जरूरत है। घर में रहें, ठंड से बचे। अभी कोरोना काल में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और सबसे मुश्किल दही चूड़ा का पर्व आने वाला है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दही चूड़ा का पर्व होगा, लोग गंगा स्नान करेंगे। लेकिन जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, जिस तरह से कनकनी बढ़ रही है, यह हाड़ का पानी देने वाली ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके बावजूद रवि जी आज जो देखा गया कि भीड़ जो है तिलकुट का जो बाजार है उसमें काफी रौनक लगी, दर्शक काफी मतलब उत्साहित है। तिलकुट का जो तिल गुड़ और उसकी सौंधी महक से पूरा शहर वो महक उठा है। लेकिन उसकी तैयारी 14 की मकर संक्रांति की तैयारी तो है, लेकिन आपसे आग्रह है कि ठंड से बचने की जरूरत है। अपने बच्चों को बचाइए, बुजुर्गों को बचाइए और ठंड से बचने के जो जरूरी उपाय हो सकते हैं वो सब करिए। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये खबरों का शिक्षक। कल शाम को 6 बजे फिर हम 6 बड़ी खबरों के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। इंडिया सिटी लाइव का फेसबुक लाइव से आप भी जुड़िए, अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और हमारे पेज को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल शाम 6 बजे फिर हाजिर हो जाएंगे खबरों के शिक्षक के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।